ठीक है। 3.2 पाश्चात्य काव्यशास्त्र। अगला टॉपिक है क्रोचे का अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद का मूल केंद्र स्वतंत्रतावाद के भीतर निहित नियम और परंपरा रूढ़ी आदि के विरोधी स्वरूप से है। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद साहित्य या कला की समीक्षा का मापक न होकर काव्य की कला उत्पत्ति अथवा सृजन प्रक्रिया को विश्लेषित करता है। क्रोचे तर्कशास्त्र से विचारात्मक क्रिया को, अर्थशास्त्र से आर्थिक क्रिया को और नीति शास्त्र से नैतिक क्रियाओं को जोड़कर देखते हैं। क्रोचे ज्ञान का प्रथम सोपान सहज ज्ञान या अभिव्यंजनावाद को मानते हैं और बुद्धिजन्य ज्ञान को उसके बाद मान्यता देते हैं। काव्य संबंधी विचारों में क्रोचे प्रसिद्ध दार्शनिक हीगल से काफ़ी हद तक प्रभावित थे। दूसरी तरफ वह हीगल की आलोचना भी करते थे। अब हीगल द्वारा प्रस्तुत आत्मा की प्रवृत्तियाँ, हीगल ने आत्मा की प्रवृत्तियाँ क्या क्या बताई? 3 प्रकार की प्रवृत्तियाँ बताई हैं। एक होती है ज्ञानात्मक, एक होती है व्यवहारिक, एक होती है आध्यात्मिक। क्रोचे द्वारा प्रस्तुत आत्मा की प्रवृत्तियाँ, इसने 2 में डिवाइड किया इसको, ज्ञानात्मक या सैद्धांतिक और दूसरा व्यवहारिक। अब ज्ञानात्मक को भी इसने डिवाइड किया 2 पार्ट में, अतः प्रज्ञात्मक क्रिया और सहजानुभूति, और दूसरा है इसका तार्किक क्रिया। और व्यवहारिक को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया। व्यवहारिक में आर्थिक क्रिया जो अर्थशास्त्र से संबंधित है और नैतिक क्रिया जो नीति शास्त्र से संबंधित है। तो ये क्रोचे द्वारा आत्मा की प्रवृत्तियों को उन्होंने डिवाइड किया। आत्मा के ज्ञान को प्रत्यक्ष अनुमान और शब्दों के द्वारा नहीं समझा जा सकता, उसे अंतः प्रज्ञा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः प्रज्ञा द्वारा ही काव्य और कला में अभिव्यक्ति पक्ष की प्रधानता दिखाई देती है। क्रोचे काव्य या कला को आंतरिक कृति मानते हैं, जो बाह्य है उसे वे स्वीकार नहीं करते। मतलब जो बाहर जो भी चल रहा है उस चीज़ को स्वीकार नहीं करते, उसके मन में जो है, जो उसके अंदर है, उसी चीज़ को स्वीकार करते हैं। क्रोचे आंतरिक अनुभूति को सहज अनुभूति से जोड़ते हैं। क्रोचे सहज अनुभूति को कला विषयक धारणा का प्रस्थान बिंदु मानते हैं। इन्होंने सहज अनुभूति को प्रकाश्य ज्ञान माना जो कल्पना द्वारा उत्पन्न होता है। क्रोचे कला का कोई प्रयोजन स्वीकार नहीं करते, मतलब कला का कोई भी प्रयोजन, मतलब कोई उद्देश्य नहीं होता। उनका मानना है कि कला कला के लिए होती है, मतलब अपना टैलेंट दिखाने के लिए, उससे कोई प्रभावित हो या ना हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्रोचे कविता को मानव जाति की मातृभाषा मानते हैं। कविता क्या है? मानव जाति की मातृभाषा है, तथा उसकी सहजता पर बल देते। जो अपने कवि ने क्या कहा, अपने मन की बात कही है, उसको उसी तरह से सुनना चाहिए। क्रोचे इस मत के पक्षधर थे कि कलाकार के भीतर सौंदर्य की उत्पत्ति होती है, जिस वजह से कलाकार सौंदर्य का भागी है। दूसरी तरफ भावक के भीतर सौंदर्य की पुनरुत्पत्ति होती है। मतलब जो एक तो कलाकार है जिसने जिसकी किसी चीज़ की रचना की, तो उसके अंदर सौंदर्य की कल्पना की उसने, तो सौंदर्य का वो भागी हुआ। और दूसरी तरफ उस कविता को, उसकी रचना को जो पढ़ रहा है, जो सुन रहा है, जो समझ रहा है, तो उसके अंदर वही सौंदर्य दोबारा उत्पन्न होता है। अभिव्यंजना के संदर्भ में क्रोचे अंतः प्रक्रिया को महत्वपूर्ण मानते हैं, जो हमारे अंदर से फील होता है। कला को वह अंतः प्रक्रिया की अभिव्यक्ति ही मानते हैं। मतलब एक कवि जो होता है अपने मन से निकले हुए विचारों को ही कविता में परिवर्तित करता है, जो वो फील करता है। अगर मान लो एक नेचर में बैठा हुआ है, एनवायरमेंट, प्रकृति के साथ बैठा है, तो प्रकृति में जो कुछ भी देख रहा है, उसमें जो भी वो फील कर रहा है, उन्हीं चीज़ों को वो कविता में या अपनी रचना में परिवर्तित करता है। तो ये अंतः प्रक्रिया ही है, उसके अंदर जो फीलिंग आई उसी चीज़ को उसने बताया, उसी को उसने अभिव्यक्त किया है। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद व्यापक है, जो स्वयं में रेखा, गति, स्वर आदि उन सभी विषयों को समाहित करता है जिनसे चित्र, नृत्य, संगीत आदि की अभिव्यक्ति होती है। क्रोचे कला वस्तु के वर्गीकरण पर लिखते हैं कि कला के वर्गीकरण से संबंधित कृतियों को जला दिया जाए तो कोई हानि नहीं होगी। कला आंतरिक व अखंड होती है। मतलब कला क्या है? एक व्यक्ति है जो कलाकार है, जो चित्र बनाता है, अगर उसके सारे चित्रों को जला भी दिया जाए तो भी तो उसकी कला समाप्त नहीं हो सकती, वो दोबारा उसकी रचना कर सकता है। कला आंतरिक और अखंड होती है, अंदर है और कभी खत्म नहीं होगी। कला रूप में विद्यमान होती है। अंतः प्रज्ञा और अभिव्यंजना में अभेद संबंध माना जाता है। अंतः प्रज्ञा के चरण, इसके चरण क्या होते हैं? सबसे पहले तो संस्कार या इम्प्रेशन, उसको कैसे एनवायरनमेंट मिला, कैसे परिवार में उसका जन्म हुआ, उस लोगों का इम्प्रेशन उसके ऊपर क्या है। फिर है अभिव्यंजना, उसके बाद सौंदर्य मूलक आनंद की अनुभूति, कितनी अनुभूति कर पाता है। फिर क्या था? आनंद की अभिव्यक्ति। पहले तो उसने अनुभूति यानी कि पहले फील किया, उसके बाद ही अभिव्यक्त करेगा। अब अभिव्यक्त करने के बहुत सारे तरीके हैं, ध्वनियों से, कोई गाकर, गतियों से, अपने एक्शन से, रंगों रेखाओं द्वारा यानी कि चित्रों के द्वारा, ये अभिव्यक्त करने के साधन है। तो 4 चरण है, पहला संस्कार या इंप्रेशन, दूसरा अभिव्यंजना, तीसरा सौंदर्य मूलक आनंद की अनुभूति और चौथा आनंद की अभिव्यक्ति। अभिव्यंजनावाद पर महत्वपूर्ण कथन, महत्वपूर्ण कथन क्या? क्रोचे कहते हैं कि सहज अनुभूति अभिव्यंजना की आंतरिक प्रक्रिया है।
हिंदी में अभिव्यंजनावाद का सर्वप्रथम उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्तिवाद या विलायती रूप है, उसका अंग्रेजी रूप है। हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर के अधिवेशन में ये बात कही गई थी कि क्रोचे ने जो अभिव्यंजनावाद दिया है वो भारतीय वक्रोक्तिवाद का ही विलायती रूप है, उसी का अंग्रेजी रूप है। वक्रोक्तिवाद एवं अभिव्यंजनावाद में अंतर, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वक्रोक्तिवाद के अंदर केवल काव्य कला को महत्व दिया जाता है, अभिव्यंजनावाद के अंदर सभी कलाओं को महत्व दिया जाता है। वक्रोक्तिवाद में काव्य के आस्वादन को महत्व दिया जाता है, अभिव्यंजनावाद में कला की रचना प्रक्रिया को महत्व दिया जाता है। वक्रोक्तिवाद वस्तु और रूप दोनों को स्वीकार करता है, अभिव्यंजनावाद रूप को सर्वोपरि स्थान तथा वस्तु को निषेध करता है। वक्रोक्तिवाद धर्म, काम, अर्थ एवं मोक्ष सिद्धि इसके उद्देश्य होते हैं वक्रोक्तिवाद के। अभिव्यंजनावाद के उद्देश्य क्या है? कला के लिए होती है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। वक्रोक्तिवाद कहते हैं कि वक्रोक्तिवाद में काव्य के वर्गीकरण को स्वीकार किया गया है। अभिव्यंजनावाद में कला अंतः प्रक्रिया की देन है और वक्रोक्तिवाद कवि कौशल का महत्व है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, वक्रोक्तिवाद और अभिव्यंजनावाद। ठीक है।